90 के दशक का बिहार, जहां कभी क्राइम का खौफ हवा में तैरता था, जातीय संघर्ष अपने चरम पर थी। अगरा बनाम पिछड़ा तो कहीं कहीं राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई भी थी, और फिर गोलियों की आवाजें ही कानून लिखी। और उसी खौफ के बीच चंपारण के इन धूल भरी सड़कों पर एक नाम था जो हवा में भी डर बनकर चलता था, और वो नाम था देवेंद्रनाथ दुबे का। ब्राह्मण बाहुबली के रूप में एक बड़ा चेहरा। शुरुआत में एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में टॉपर था, इंजीनियर बनने का सपना रखता था, पर एक दिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वही लड़का बंदूक उठा बैठा। चंपारण में ही देवेंद्र दुबे का राजपूत गुट से एक लड़ाई हो गया, और फिर एक थप्पड़, एक अपमान, और कहानी कॉलेज से सीधे कुख्यात बाहुबली तक पहुंच गई। आगे बंदूक उठी, गैंग बना, राजनीति झुकी, और फिर लालू यादव के राज में देवेंद्र दुबे की राजपूतों से लड़ाई यादवों में बदल गई, और ब्राह्मण बाहुबली देवेंद्र दुबे की सीधे सीधे लालू जी के एक यादव मंत्री से ठन गई, और फिर उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई भी शुरू हो गई। और फिर आया 22 फरवरी 1998, मतदान का दिन, भीड़, और अचानक धड़ाधड़ चली गोलियां। पर कौन था वो यादव मंत्री जिसने भेजा था शूटर? क्यों हुआ हमला, और कैसे एक पढ़ा लिखा लड़का बाहुबली बनकर मौत के घाट उतर गया? क्यों आज भी चंपारण में उनका नाम फुसफुसा कर लिया जाता है? आइए यहीं से शुरू करते हैं देवेंद्र दुबे की पूरी कहानी। आइए ना हमरा बिहार का पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, वही जगह जहां से 1917 में महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की थी। उसी शहर के टिकुलिया गांव में देवेंद्रनाथ दुबे का जन्म हुआ था। उनका घर ऐसा था जैसा उस समय में हर मिडिल क्लास फैमिली का होता था। पिता थे जो पुलिस में सिपहिया थे। पुलिस सिपाही का घर मतलब साफ था। घर में अनुशासन था, नियम थे, और थोड़ी बहुत कड़ाई भी थी। लेकिन इसके बावजूद घर में एक उम्मीद और प्यार का माहौल था। पिता की उम्मीदें बेटे से जुड़ी थी, और वो बेटा उम्मीदों पर खरा भी उतर रहा था। देवेंद्र बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज थे। उन्हें क्लास में हमेशा फर्स्ट आने की आदत थी। ये सिर्फ अच्छी मार्कशीट का ही मामला नहीं था, बल्कि ये उनके तेज दिमाग और फोकस की निशानी भी थी। जब उन्होंने अपनी मेहनत से मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, तो गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। ये उस दौर में एक बहुत ही बड़ी बात थी, जब अच्छी शिक्षा हासिल करने के साधन बहुत कम थे, तब कोई फर्स्ट कर जाए। देवेंद्र के पिता जो दिन रात अपनी ड्यूटी में लगे रहते थे, अपने बेटे को देखकर फक्र महसूस करते थे। वो अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहते, मालिक ये लड़का इंजीनियर बनेगा, ये पढ़ाई नहीं रोकेगा बाकियों की तरह, हम अपनी जमीन बेच देंगे, खुद कम खाएंगे, पर सारा पैसा इसके फीस में लगाएंगे, ये हमारे परिवार का एक दिन नाम रोशन करेगा। ये शब्द सिर्फ एक पिता की होप नहीं थी, बल्कि उस जमीन पर पल रहे हजारों सपनों की आवाज थे, जहां शिक्षा को ही गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता माना जाता है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, किस्मत कभी उस राह पर नहीं चलती जिस पर हम चलना चाहते हैं। वो अपनी चाल खुद चलती है, और अक्सर एक छोटा सा कंकर ही ना पूरी ट्रेन को पटरी से मोड़ देता है। देवेंद्र दुबे के कहानी में भी एक ऐसा ही ट्विस्ट आने वाला है। साल था 1989। उन दिनों देवेंद्र दुबे अपने कॉलेज में थे, और लोगों की नज़र में एक सीधा साधा लड़का जो किताबों और अपने आने वाले भविष्य के सपनों में डूबा रहता था। लेकिन चंपारण की सड़कों की कुछ और ही हकीकत थी। उस जमाने में कॉलेज के आसपास या सड़कों पर गुंडागर्दी जो थी ना, वो आम थी। कुछ लड़कों का ग्रुप था जिन्हें लोकल बदमाशी और रंगदारी का ना चस्का लग चुका था। गांव घर में होते हैं ना कुछ लड़के जिनको पढ़ाई लिखाई भविष्य से मतलब नहीं, बस इन्हीं सभी चीज़ों में लगे रहना, कुछ वैसे ही। उनके लिए किसी को तंग करना, छेड़छाड़ करना, धमकाना, ये सब एक तरह का ना न्यू नॉर्मल था, एक टाइम पास उनके लिए। एक दिन एक ऐसी घटना हुई ना जिसने देवेंद्र दुबे के अंदर के जो सारे सुकून थे ना, उसको हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया।
उनकी दूर की रिश्तेदार कुछ लड़कियां उन्हीं इलाके में जाती आती थी और बदमाश लड़के जो हैं उन्हें तंग करना शुरू कर देते हैं, उन्हें छेड़ने लगते हैं। देवेंद्र ने ये देखा कि उनके रिश्तेदारी में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार, तो उनसे रहा नहीं गया। बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी के डायरी के मुताबिक वो राजपूत गुट के लोग थे जो सभी को परेशान कर रहे थे, जिनसे देवेंद्र दुबे का झगड़ा होने वाला है। मतलब उनसे भिड़ने का मतलब राजपूत वर्सेज ब्राह्मण की लड़ाई थी। इधर देवेंद्र दुबे भी पीछे हटने वाले नहीं थे। पिता ने उन्हें ईमानदारी और अनुशासन सिखाया था, इसलिए उन्हें अन्याय चुपचाप सहना नहीं आता था। फिर एक दिन इंजीनियर बनने वाला पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का वो सीधे उन बदमाशों के पास चला गया। उन्होंने बिना किसी डर के सीधे सीधे उन बदमाशों से कहा, यह गलत है जो तुम लोग कर रहे हो, उसे बंद करो। लड़कियों को तंग करना आज से ही बंद करो। देवेंद्र ने कह तो दिया ये सब कुछ, पर उन्हें शायद ये पता नहीं था कि बदमाशी की दुनिया में सीधापन और ईमानदारी कमजोरी मानी जाती है। उन बदमाशों को ये बात हजम नहीं हुई कि एक कॉलेज का लड़का उन्हें सबके सामने टोक रहा है। वो बदमाश नंबर में ज्यादा थे और शायद नशे में या अपने गुंडई के गुमान में थे। उन्होंने वहीं पर देवेंद्र दुबे को पकड़ लिया और बुरी तरह से पीट दिया। ये मार शारीरिक रूप से छोटी हो सकती थी, कुछ खरोचे, कुछ दर्द, पर इस कुटाई ने सीधे सीधे देवेंद्र के आत्मसम्मान पर चोट किया था। ये उनके पिता के अनुशासन और उनके परिवार के नाम पर लगा एक धब्बा था। उस रात देवेंद्र दुबे ने न खाना खाया न किसी से बात की। वो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। ये वो खामोशी थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले आती है। उन्हें शायद समझ आ गया था कि चंपारण की धरती पर न्याय किताबों के कानून से नहीं बल्कि जोर और ताकत से मिलता है। और कहते हैं ना, पक्षी और ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है। ठीक वैसे ही उस रात देवेंद्र दुबे का भी दूसरा जन्म हुआ। अगली सुबह जब वो उठे तो उनके चेहरे पर एक अलग पहचान थी, जिसमें सीधा साधा देवेंद्र लेस मात्र भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब उनको छोड़ूंगा नहीं, अब उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वहीं से कहानी बदल गई। देवेंद्र दुबे ने कानून का रास्ता छोड़कर कानून के बाहर का रास्ता चुना, बदले का रास्ता। ये वो मोड़ था जिसने एक होनहार इंजीनियर को चंपारण का सबसे बड़ा बाहुबली बनने के रास्ते पर ला दिया। अब देखिए, बदला इंसान को हमेशा दो रास्ते दिखाता है, न्यायपालिका का लंबा थका देने वाला रास्ता, या फिर अपने हाथ में ताकत लेकर तुरंत हिसाब बराबर करने वाला छोटा पर खतरनाक रास्ता। देवेंद्र दुबे ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने कॉलेज और गांव के कुछ दोस्तों को इकट्ठा कर लिया जो उनकी इस ताकत की तलाश में शामिल होने को तैयार थे। धीरे धीरे ये छोटा सा ग्रुप ना ऑर्गेनाइज रूप लेने लगा। उनका पहला काम उन गुंडों से भिड़ना था जो इलाके में दहशत फैलाते थे, और यहीं से उनके बीच गैंगवार शुरू हो गई। और कहते हैं एक बार तो हालत ऐसी हुई थी कि राजपूत गुट ने दुबे को पेशाब पीने पर भी मजबूर कर दिया। इसके बाद तो उनके खिलाफ दुबे की लड़ाई और भी तेज हो गई। अब जैसे भी हो बदला चाहिए वैसा वाला हिसाब हो गया। आगे ये खबरें भी गांव में फैलनी शुरू हो गई कि एक नया लड़का आया है जो पुराने गुंडों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, एक नया लड़का आया है, हाथ में बंदूक भी रखता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल था कि बंदूक आई कहाँ से, किसने दिलवाई, किसने यह रास्ता दिखाया। ये सारी बातें आज भी चंपारण की हवा में तैरती अफवाहों का हिस्सा है। सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन एक बात तय थी कि कुछ ही हफ्तों में या महीनों में उस सीधे साधे लड़के के हाथ में हथियार तो आ ही चुकी थी। और कहते हैं इसमें बिहार के उस समय के अंडरवर्ल्ड हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर के बदमाशों का सपोर्ट था। देवेंद्र बदला लेने का मौका तलाश रहे थे और उन्हें वहां से सपोर्ट मिल रहा था। उन्हें उस अपमान का बदला लेना था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की जो डायरेक्शन है वो बदल दी थी। एक दिन मौका मिल भी गया। वही तीन बदमाश जो देवेंद्र को पीटकर खुद को बड़ा बाहुबली समझ रहे थे, अपने स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रहे थे। बेफिक्र थे, निश्चिंत थे,
उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। देवेंद्र और उनके साथी पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। कहते हैं ओमनी वैन में थे वो। एक मोड़ पर वो बैठे हुए थे। जैसे ही स्कूटर उनके नजदीक आई, देवेंद्र और उनके साथियों ने उन्हें रोक लिया। भागने की कोशिश हुई, लेकिन जब पकड़े गए तो कोई बातचीत नहीं हुई, कोई चेतावनी नहीं दी गई। सीधे बंदूकों से गोलियां निकली, धड़ाधड़ गोलियां निकली। सड़क पर गोलियों की आवाज गूंज उठी। ये आवाज सिर्फ गोलियों की आवाज नहीं थी, ये उस इंजीनियर के सपने टूटने की भी आवाज थी। तीनों बदमाश वहीं पर सड़क पर खून से लथपथ ढेर हो गए। यह देवेंद्र दुबे का पहला बड़ा अपराध था और इसी घटना ने उनके लिए सम्मानजनक जीवन में वापसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और ये दुश्मनी उनके पर्सनल से लेकर पारिवारिक हो गई, क्योंकि जो राजपूत गुट के लोग मारे गए थे, उनके परिवार के लोग अब देवेंद्र दुबे के परिवार से बदला लेना चाहते थे। इधर देवेंद्र दुबे अब सिर्फ बदला लेने वाला लड़का नहीं था, वो एक अपराधी बन चुका था। पहला बड़ा अपराध करने के बाद देवेंद्र दुबे पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया। पुलिस पीछे पड़ी, गांव में छापेमारी शुरू हुई और उन पर दबाव बढ़ने लगा। देवेंद्र दिमाग के तेज तो थे ही, उन्होंने अपने समझदारी से काम लिया और उन्होंने सोचा कि अगर गांव में या फिर बिहार में ही कहीं रहेंगे तो पुलिस कभी ना कभी पकड़ ही लेगी या फिर वो बदमाश ही उन्हें मार डालेंगे। इसलिए वो बिहार से भागे और दूर असम पहुंच गए। लेकिन भागना किसी कहानी का अंत नहीं होता है, ये तो बस एक नया अध्याय शुरू हुआ। वो असम में ज़्यादा दिन छिप नहीं पाए। 1991 में असम में उनकी गिरफ्तारी हुई। इस बीच कहते हैं कि बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों से लेकर भी कई मामले उठे, उन सभी चीज़ों में भी कुछ बातें निकल कर सामने आती है। हालांकि उतने डीप में हम अभी फिलहाल नहीं जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ उस कहानी पर हम आते हैं। फिर उन्हें वापस उनके गिरफ्तारी के बाद गिरिराज बिहार लाया गया। अब उनका अगला ठिकाना था कैदियों की दुनिया, मोतिहारी जेल। मोतिहारी जेल ये एक सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी हुई जगह नहीं थी। 90 के दशक में ये जेल बिहार की अपराध यूनिवर्सिटी थी। यहाँ हर जिले के बड़े बड़े बाहुबली, माफिया और गैंग लीडर एक साथ बंद थे। यहाँ सजा नहीं मिलती थी, बल्कि सजा से बड़ी चीज मिलती थी, नेटवर्किंग, रसूख और ताकत को ऑर्गेनाइज करने का मौका। जेल में रहते हुए देवेंद्र दुबे का असली रूप सामने आने लगा। जैसा कि मैंने बताया, अब वो सिर्फ बदला लेने वाले कॉलेज के लड़का तो थे नहीं। जेल में उन्हें ऐसे अनुभवी लोग मिले, क्राइम की दुनिया के अनुभवी लोग, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे एक छोटे से बदले को एक बड़े नेटवर्क में बदला जा सकता है। वहां उन्हें बड़े बड़े गैंग लीडरों ने लड़का नहीं बल्कि अपने नेटवर्क का आदमी बना दिया। जेल की दीवारों ने अंदर ही देवेंद्र दुबे के लिए मोतिहारी जेल बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया का लॉन्च पैड बन गई। जेल में ही उनके नाम का बड़ा कनेक्शन उत्तर प्रदेश के उस समय के बड़े डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़ने लगा। ये रिश्ता कितना गहरा था इसके कोई पुख्ता प्रमाण कभी नहीं मिले, लेकिन चंपारण में अफवाहें फैलने लगी जंगल के आग की तरह। और इस कनेक्शन ने देवेंद्र का दबदबा चंपारण के बाहर भी मजबूत कर दिया। इधर जेल के अंदर देवेंद्र का नेटवर्क मजबूत हो रहा था, उधर जेल के बाहर उनका दबदबा बढ़ रहा था। ये वो दौर था जब अपराधी बाहुबली अपनी एक दोहरी छवि भी बनाते थे, एक आतंक की छवि, जहां उनके नाम पर हत्या, रंगदारी और जमीन के कब्जे के मामले लगातार बढ़ने लगे। रिपोर्ट के अनुसार उन पर लगभग 35 हत्याओं से जुड़े होने के आरोप था। उनका नाम चंपारण में आतंक का पर्याय बन चुका था। और दूसरा रॉबिन हुड की छवि थी, मतलब उनके गिरोह ने अपराध से जो पैसा कमाया ना, उसका कुछ हिस्सा उन्होंने गरीबों की मदद करने में भी लगाया। लोगों के बीच ये बात फैल गई कि दुबे जी बेसहारा लोगों को नौकरी दिलवाते हैं, बेटियों की शादी में मदद करते हैं और दबंगों से जमीन वापस दिलवाते हैं। लोग उन्हें एक तरह का रॉबिन हुड मानने लगे। चंपारण की गलियों में एक अजीब सी हवा बहती थी। लोग उनका नाम लेने से पहले चारों तरफ देखकर बोलते थे, जैसे कहीं कोई सुन ना ले। उनका नाम डर भी था और एक अजीब सी सुरक्षा की गारंटी भी। वो जेल में बंद थे, लेकिन उनका शासन जेल के बाहर भी चल रहा था। देखिए, बिहार की राजनीति ना हमेशा से जटिल रही है और 90 के दशक में तो ये और भी उलझी हुई थी। यही वो समय था जब लोकतंत्र और लाठी दोनों साथ साथ चलते थे। चुनावी रैलियां बैंड बाजे से नहीं बल्कि बंदूक की नोक पर तय होती थी। 1995 का चुनावी मौसम आया। बिहार में सत्ता के समीकरण तेजी से बदल रहे थे।
उस समय समता पार्टी एक मजबूत चेहरा बनकर उभर रही थी और उसे अपने नए राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए मजबूत प्रभावशाली चेहरे की तलाश थी। पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया। समता पार्टी ने चंपारण की गोविंदगंज विधानसभा सीट से देवेंद्र दुबे को टिकट दे दिया। उस समय ये एक बड़ा विवादास्पद फैसला था, जेल में बंद एक बाहुबली को टिकट देना। इसलिए जब देवेंद्र दुबे का नामांकन हुआ तो उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया। देवेंद्र उस समय जेल में बंद थे, इसलिए उनके समर्थकों ने उनका नामांकन जेल में रहते हुए ही करवाया। विवाद बढ़ा और पार्टी पर दबाव आया। बाद में समता पार्टी ने इस टिकट पर चुनावी पल्ला झाड़ते हुए कहा टिकट गलती से दे दिया गया था या फिर ये उन्हें पार्टी का उम्मीदवार नहीं मानती। लेकिन तब तक नामांकन हो चुका था और चुनाव आयोग की लिस्ट में समता पार्टी के उम्मीदवार थे देवेंद्र दुबे। देवेंद्र दुबे जेल में बंद थे, पर उनका असर इतना था कि लोग उन्हें खुलकर समर्थन दे रहे थे। उनके समर्थक गांव-गांव घूमकर रैलियां कर रहे थे उनके नाम पर। गोविंदगंज की गलियों और मैदानों में दुबे जी के नारे गूंज रहे थे। इसके बाद जब चुनाव का परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। गोविंदगंज सीट पर देवेंद्र दुबे ने जनता दल के मौजूदा विधायक योगेंद्र पांडे को जबरदस्त टक्कर दी और लगभग 14,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। ये पहली बार था जब चंपारण में किसी बाहुबली का कद विधायक के रूप में इतना बड़ा हो गया था। ये जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, ये बिहार में अपराध और राजनीति के बीच की सीमा मिट जाने का ऐलान था। एक सीधे साधे इंजीनियर बनने वाले लड़के ने जेल की सलाखों से सीधा विधानसभा पहुंचने का रास्ता बना लिया। समता पार्टी ने भले ही उनसे बाद में दूरी बना ली हो, लेकिन अब देवेंद्र नाथ दुबे एक विधायक थे। अब उनके पास कानून और बंदूक दोनों की ताकत थी। विधायक बनने के बाद देवेंद्र दुबे का रसूख, प्रभाव और दबदबा कई गुना बढ़ गया। उनके समर्थक अब खुलेआम कहते हमारे साहब गरीबों के लिए लड़ते हैं, वो गरीबों के घर में खाना भेजते हैं, नौकरी लगवाते हैं, जमीनें बचवाते हैं। लेकिन उनके विरोधी कहते यह विधायक नहीं, आतंक का दूसरा नाम है। दोनों ही बातें अपनी जगह सही थी। वो डर भी पैदा करते थे और किसी के लिए उम्मीद भी थे। उनकी ताकत अब चंपारण की गलियों से निकलकर पटना की विधानसभा तक पहुंच चुकी थी। और यहीं एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, क्योंकि राजनीति में आप जितनी ऊंचाई पाते हो उतने ही दुश्मन भी बनते हैं। और जब राजनीति में बाहुबली ताकत शामिल हो तो दुश्मन सिर्फ वैचारिक नहीं बल्कि जानलेवा होते हैं। देवेंद्र दुबे का टकराव उस समय के एक बहुत प्रभावशाली और ताकतवर मंत्री बृज बिहारी प्रसाद से हो गया, वही मंत्री जो लालू यादव के करीबी थे। यह टकराव सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं था, ये दो बाहुबलियों के शक्ति के बीच का संघर्ष था। चंपारण की राजनीतिक ताकत पर कब्जा जमाने की लड़ाई, ये लड़ाई कई महीनों तक दबे छुपे रूप में चलती रही। कभी दुबे के किसी समर्थक पर हमला होता था, कभी बृज बिहारी प्रसाद के लोगों से किसी पंचायत में भिड़ंत होती थी और कभी किसी बयानबाजी की आड़ में एक दूसरे को सीधा इशारा भी किया जाता था। माहौल गोविंदगंज और मोतिहारी में लगातार गर्म होता जा रहा था। हर किसी को पता था कि यह संघर्ष सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकेगा। फिर आगे साल आया 1998। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। 22 फरवरी 1998 की सुबह चंपारण के लिए एक नॉर्मल चुनावी दिन था। गांव में भारी भीड़ थी। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटिंग सेंटर पर लंबी लाइनों में लगे हुए थे। एक एक कर अपना वोट गिरा रहे थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। दोपहर का वक्त था। विधायक देवेंद्र दुबे अपनी गाड़ी में बैठकर गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर मुआयना कर रहे थे। देख रहे थे कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है या नहीं, या उसमें मदद कर रहे थे। और तभी अचानक उनकी गाड़ी एक सड़क के मोड़ से गुजर रही थी तो सामने से दो बाइक तेजी से आई। उन बाइक पर बैठे लोग पूरी तरह से हथियार से लैस थे। ऑटोमेटिक वेपन था उनके पास। वे पेशेवर अपराधी लग रहे थे जिन्हें सिर्फ एक काम सौंपा गया था, खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। किसी को कुछ समझ आता, कोई संभल पाता, उससे पहले ही पहली गोली चली, फिर दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली और फिर अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जिससे पूरा इलाका दहल गया।
ये गोलियों की आवाज नहीं थी, ये बिहार की बाहुबली राजनीति के एक युग के अंत थी, एक युग के अंत की आवाज थी। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे, दुकानदार अपने दुकानों के शटर गिराने लगे, पूरे इलाके में चीख पुकार और भगदड़ मच गई। हमला कुछ ही सेकंड में हुआ, लेकिन गोलियों की बौछार से देवेंद्र दुबे की गाड़ी छलनी हो चुकी थी। उनका शरीर वहीं अपनी विधायक सीट पर ढल गया। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे चंपारण में फैल गया और फिर पूरे बिहार में भी। दुबे जी को गोली मार दी गई। विधायक साहब अब नहीं रहे। चंपारण के उस इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और साथ ही एक गहरा डर भी फैल गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि इस हत्या का मतलब है अब राजनीति और अपराध दोनों में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। काफी उठापटक चला, काफी कुछ हुआ इस हत्या के बाद। देवेंद्र नाथ दुबे की हत्या ने गोविंदगंज विधानसभा सीट को खाली कर दिया था, लेकिन दुबे का नाम, उनका दबदबा, उनका प्रभाव कहीं नहीं गया। उनके मौत के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन। राजनीति और परिवार ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उनके भाई भूपेंद्र नाथ दुबे इस उपचुनाव में कैंडिडेट बनकर खड़े हुए और जीत भी हासिल किया। ये वही दौर था जब दुबे परिवार की राजनीति पर मजबूत पकड़ बन गई। मेरी इस बात को करेक्ट कीजिएगा कि आज भी जब चंपारण में लोग बैठते हैं, पुराने लोग, तो उस दौर को याद करते हैं और कहते हैं कि दुबे जी का दौर अलग था। उस वक्त नियम भी उनका था और डर भी उनका था। उनका नाम बिहार के उस अपराधी राजनीति के प्रतीक के रूप में हमेशा जुड़ा रहेगा, जहां अपराध और राजनीति के बीच सीमाएं पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थी। आज की ये कहानी, देवेंद्र नाथ दुबे की कहानी, एक छात्र से बाहुबली और फिर मौत के घाट उतर जाने की जो ये कहानी थी, वो हमारे कुछ रेगुलर व्यूअर के खास डिमांड पर आई है, जो कई महीनों से इस कहानी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन काफ़ी और भी लिस्ट लंबी थी, जिस वजह से ये कहानी लाने में थोड़ी सी देरी हो गई और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन देखिए, अब आपके रिक्वेस्ट पर यह कहानी आ चुकी है, इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए और इस कहानी को खूब शेयर कीजिए। अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसलिए क्योंकि आप कहानी को अंत तक देख रहे हैं। तो अब आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि कोई और ऐसी कहानी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। जब काफ़ी सारे लोग कमेंट करेंगे तो वो कहानी भी मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। आज की ये कहानी कैसी लगी वो भी ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।